हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ ऑन अर्थ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम PYQ लगाएंगे, क्योंकि PYQ के द्वारा सारे वो सिलेबस में हम एक राउंड लगा लेते हैं, इसलिए PYQ करना अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि PYQ क्या है। 2022 का सॉल्व पेपर है, इसमें व्याख्या सहित है। तो देखते हैं। सॉल्व पेपर 2000 व्याख्या सहित है। तो व्याख्या में है कि पहले एक क्वेश्चन पहले से बता चुके हैं कि कविता भाषा विरोधाभास की भाषा होती है। यह कथन क्लिंथ बुक्स ने दिया है, तो अन्य विकल्प असंगत है। तो क्लिंथ बुक्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि पहले के PYQ में हम कर चुके थे क्लिंथ बुक्स के बारे में। तो उनका ही विश्लेषण है। कविता में विरोधाभास का अर्थ है कि एक कविता की सतह पर तनाव स्पष्ट विरोधाभास पाखंड को जन्म दे और कविता के लिए उपयुक्त है। फिर से देखते हैं। क्लिंथ बुक्स ने कहा है कि कविता में विरोधाभास का अर्थ है कि एक कविता की सतह पर तनाव स्पष्ट विरोधाभास पाखंड को जन्म दे सकता है। बुक्स की रचना द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स विरोधाभास की केंद्रित रचना है। केंद्रीयता के लिए अपने तर्क को प्रदर्शित करता है। विरोधाभास कविता के उपयुक्त अपरिहार्य भाषा है। तो क्लिंथ बुक्स के बारे में अपन ये जान सकते हैं कि विरोधाभास पाखंड को जन्म दे सकता है, उनका कहना है। और बुक्स की रचना द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स विरोधाभास की केंद्रीयता के लिए तर्क को प्रदर्शित करता है। विरोधाभास कविता। तो क्लिंथ बुक्स के बारे में हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन में आ सकता है। फिर आगे का देखते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है। तो फिर देखते हैं कि कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है। तो एक कहानी यह भी अन्या से अनन्या, बाणभट्ट की आत्मकथा, और शेखर एक जीवनी। तो फिर कौन सी आत्मकथा नहीं है। तो नीचे दिए विकल्पों में से देखेंगे, चौथा होगा। चार में क्या है, बी और डी जो है वो भी विकल्पों में होंगे। बी और डी। बी और डी इसका आंसर होगा। चार है। तो फिर व्याख्या देखिए। व्याख्या प्रस्तुत कृतियों से बाणभट्ट की आत्मकथा तथा शेखर एक जीवनी यह आत्मकथा नहीं है, बल्कि उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उपन्यास तथा शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्पों में एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। तो अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। तो देखते विस्तृत जानकारी मिल गई इसके द्वारा इस प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ सही है। तो कृतियाँ आत्मकथा नहीं है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी ये नहीं है। और इसका विश्लेषण हम नीचे देखा है कि व्याख्या प्रस्तुत कृतियों में बाणभट्ट की आत्मकथा तथा शेखर एक जीवनी
आत्मकथा नहीं है बल्कि उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा उपन्यास है रचित है। यह उपन्यास में एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। और अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। तो देखे विस्तृत जानकारी अपने को मिला। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं कि सूची नंबर 1 ए से बी में वो करेंगे, मिलान करेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो क्या भारतेंदु जी का क्या होगा? जातीय संगीत होगा। इसके आंसर में इस प्रकार है, जातीय संगीत होगा। तीसरा तीसरा है, ए का चौथा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का होगा कवि और कविता। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा मेरी जन्मभूमि। विद्यानिवास मिश्र का होगा फागुन द्विदिना। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और अपन थोड़ा थोड़ा ही पढ़े रहते हैं ऊपर, तो एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। तो देखिए अलग अलग है। फागुन द्विदिना तो किनका है? विद्यानिवास मिश्र का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है मेरी जन्मभूमि। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कवि और कविता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जातीय संगीत। तो इसकी व्याख्या फिर देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जातीय संगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता और कविता प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। द्विवेदी जी हिंदी के महान साहित्यकार और पत्रकार, युग प्रवर्तक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध रचना है। द्विवेदी जी हिंदी के मौलिक निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र फागुन द्विदिना विद्यानिवास मिश्र की प्रसिद्ध रचना है। मिश्र जी संस्कृति के विद्वान, जाने माने भाषाविद और हिंदी का साहित्यकार है, सफल संपादक है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि PYQ और सॉल्यूशन से हमें पूरी स्टोरी मतलब थोड़ा बहुत तो पता चल ही जा रहा है ना, कि अलग अलग सेंटेंस और अलग अलग वक्तव्यों का, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और विद्यानिवास फागुन द्विदिना। और विद्यानिवास का अपन गिने चुने ही वो लेख और उनकी रचना पढ़ लेते हैं, लेकिन ये तो अपन बार बार पढ़ते नहीं है कि फागुन द्विदिना, क्योंकि 2022 में PYQ आ चुके हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फिर रिपीट भी हो जाता है और फिर लगता है कि क्वेश्चन भारी आ गया है, बहुत कहाँ से दे दिया है, बहुत कठिन था। तो इसलिए नेट सेट के लिए PYQ बहुत ही उपयोगी होता है। तो फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। भोला राम का जीव कहानी के विषय में क्या है? भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचार का निषेध, सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो फिर देखते हैं क्या होगा सही। तो इसमें होगा ये बी और डी होगा। भ्रष्टाचार का अनावरण भोला राम के जीव में है और सदाचार का निषेध तो नहीं होगा। भ्रष्टाचार की पक्षधरता ये भी निगेटिव पॉइंट हैं किसके? भोला राम के जीव के मद में। और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति है, तो ये सही होगा बी और डी सही होगा। जैसे कि उत्तर में देख सकते हैं कि बी और डी है। तो इसका आंसर होगा ये बी और डी।
फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। बुक्स की रचना प्रदर्शित है व्याख्या। भोलाराम का जीव कहानी विषय में भ्रष्टाचार का अनावरण तथा सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति है। हरिशंकर प्रसाद परसाई जी की व्यंग कहानी है जो कि सरकारी दफ्तरों में कामकाज की उनकी व्यवस्था को दर्शाता है। इसमें भोलाराम का व्यक्तित्व लगातार 5 वर्षों तक पेंशन हेतु संघर्ष करने का मार्मिक चित्रण है। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किस प्रकार पनप रहा है व्यंग शैली में वर्णन किया है। फिर आगे का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी क्या है। तो अमृतसर आ गया परिंदे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसने कहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर चौथा है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, नहीं उसने कहा था है चौथा, इसमें मिसप्रिंट है, ये उसने कहा था है, दुनिया का अनमोल रत्न नहीं है, ये 4 नंबर उसने कहा था है। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ये नंबर नहीं आ पाया है, उसने कहा था, ये होगा 4 नंबर। और व्याख्या प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी उसने कहा था। यह कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, लिखी गई है और अमर रचना है। इसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है और 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी 2026 में भी इस पे ये उसने कहा था मैं आ गया था कि 4-5 ऑप्शन थे और पहले क्या क्या हुआ था, किससे टकराया और क्या हुआ था। तो फिर 3 ऑप्शन में आ गया था, 4 ऑप्शन में उसमें लगाना था पहले क्या हुआ अब क्या हुआ। फिर 2024 के क्वेश्चन PYQ में था कि लड़का कितने साल का था और लड़की कितने साल की थी। तो देखा इसमें आ रहा है। और इस बार अभी रिसेंट में भी 2025-26 के अभी PYQ में भी ये था। तो इस प्रकार हमें PYQ पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सब इसी में रहता है और लेकिन अपन एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पहले से ही अभी 3 महीने हैं तो ध्यान से यदि पढ़ने पर अपन क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। फिर 86 नंबर निम्नलिखित किस कहानी का प्रयुक्तर है। तेरी बाकी अदा पर खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर क्या बयां करूँ, यही ख्वाहिश है कि यू तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। तो किससे है ये, किस कहानी से है। तो रसिक प्रिय, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। तो ये चौथा होगा। यह वक्तव्य जो है वो तीसरी कसम से है। तो फिर व्याख्या में देखते हैं 4 नंबर सही होगा, तीसरी कसम। व्याख्या से देखते हैं कि व्याख्या प्रश्न में दिया है कि गीत फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, कहानी तीसरी कसम से प्रयुक्त है। इस कहानी में लेखिका ने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। यह कहानी गांव के हीरा मनगाड़ी वाले के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। एक द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य का कथन है, तो उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। द्रोणाचार्य के में एक और द्रोणाचार्य में क्या है, तो उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई और राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरी विवेक खरीदा है। व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। याद है जब तुमने विरोध का भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हें
अस्तित्व पर सीधे हमला किया है, इसलिए विरोध मत करो। तो कौन सा सही होगा नीचे दिए गए कथन में विकल्प में देखते हैं। तो ए और बी होगा, ए और बी सही होगा कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बरी हो गई और राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। तो ए और बी सही होगा क्वेश्चन में। फिर व्याख्या देखते हैं कि एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य जी के कथन उस दिन मेरे भूख मेरे सिद्धांत से बरी हो गई तथा राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरे विवेक खरीदा है, यह शंकर शेष का नाटक है। तो इस प्रकार प्रकाशन वर्ष 1972 में हुआ है। तो देखिए इसमें 1972 प्रकाशन वर्ष भी दिया है। तो अपन PYQ के द्वारा सभी याद विश्लेषण PYQ प्लस विश्लेषण, जैसे कि PYQ करेंगे तो सिर्फ जो सही आंसर होगा तो उस पर ही अपन टिक लगाते हैं, और यदि विश्लेषण के साथ करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी आ जाती है एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्योंकि देखिए प्रकाशन तिथि आ गया, प्रकाशन वर्ष आ गया, और द्रोणाचार्य नाटक की समस्या शिक्षा व्यवस्था के कदाचार तथा वेतनभोगी मध्य वर्ग के अध्यापक के अस्तित्व की समस्या दर्शाता है। तो यहाँ और प्रश्न बन सकता है कि किसकी समस्या है एक और द्रोणाचार्य। तो शिक्षा व्यवस्था में कदाचार और वेतनभोगी मध्य वर्ग के अध्यापक के अस्तित्व की व्याख्या को दर्शाया है। और निम्न संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है। तो गोदान से संबंधित देखते हैं। धनी कौन होता है, उसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है, यह किसका कथन है। तो गोविंदी और मेहता का कथन है। उत्तर में होगा मेहता और मालती का कथन नहीं है। दिग्विजय मीनाक्षी का भी नहीं है। मिर्जा खुर्शीद होगा, और अम्रपाल सिंह का भी नहीं है। ये खुर्शीद है, मिसप्रिंट है। मिर्जा खुर्शीद और अमरपाल सिंह है। तो इस प्रकार से हमने कुछ PYQ लगाया है और विश्लेषण सहित व्याख्या सहित। तो फ्रेंड्स यदि यह व्याख्या सहित आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, और भी क्वेश्चन PYQ लाएंगे इसी तरह से, और लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं इसी तरह व्याख्या सहित PYQ कराते रहें, और भी UGC नेट सेट के विषय से और भी कुछ नए नए तथ्य लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।